48 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। 13 जून को धमकी दे रहे थे, 15 जून को शांति का जिक्र करने लगे। परिस्थितियां जिस तेजी से बदली हैं या जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इजराइल और ईरान के इस युद्ध ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो नाटो देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे दुनिया के अलग अलग देशों ने मिलकर जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, उसके भीतर से भी आवाज इजराइल के पक्ष में नहीं उठी। इस दौर में इजराइल ने जो भी सोचा, उस रास्ते दुनिया चलने को तैयार नहीं हुई। वो ब्रिक्स है, वो एससीओ है, वो यूनाइटेड नेशन है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत की विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी कहीं चूक तो नहीं गई, क्योंकि इजराइल के साथ भारत खड़ा हो गया। और तमाम संगठन, दुनिया के तमाम देश जब इजराइल के हमले की निंदा कर रहे थे, तो भारत या तो उस जगह पर नहीं था या फिर उसने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया जिसमें इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा था। तो कह सकते हैं जो सोचा गया वो नहीं हुआ। और इन परिस्थितियों के बीच G7 की बैठक होने जा रही है, जिसके एजेंडा तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक बैलेंस बना रहना चाहिए। ट्रेड वार को लेकर एक संकट था, लेकिन इजराइल और ईरान के वार ने उस ट्रेड वार के आगे की परिस्थितियों को जन्म दे दिया है, जिसमें G7 के वह आधुनिक विकसित देश भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 में आए और खामोशी बरत लें, इजराइल को लेकर खामोशी बरत लें, रूस को लेकर, या फिर युद्ध जो यूक्रेन और ईरान के साथ हो रहा है उस पर वह खामोशी बरत लें। ऐसा G7 के देश भी नहीं चाहते। तो क्या यह दिशा परमाणु परीक्षण की दिशा में ले जा रही है? और परमाणु हथियार अगर ईरान के पास होंगे तो युद्ध एक झटके में रुक जाएगा? यह कौन सी परिस्थिति ऐसी आकर खड़ी हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के सुर बदल गए? 48 घंटे पहले यानी 13 तारीख को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुली धमकी दी थी, ईरान को दी थी, उस धमकी में जो उन्होंने लिखा था, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, 13 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, मैंने ईरान को समझौता करने के लिए बार बार कई मौके दिए, यानी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आएगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया में अब तक का सबसे अच्छा और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है, तथा इजराइल के पास इसकी प्रचुर मात्रा है। यानी जो हथियार अमेरिका बनाता है, जो सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और घातक हैं, वो सब कुछ इजराइल के पास है। और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। धमकी की यह शुरुआत की अगली लाइन थी, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, कुछ ईरानी कट्टरपंथी बहादुरी से बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वे सभी अब मर चुके हैं और यह और भी बदतर हो जाएगा। पहले से ही बहुत मौत और विनाश हो चुकी है। धमकी एक लाइन और आगे बढ़ गई और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि ईरान को समझौता करना ही होगा। इससे पहले कि कुछ ना बचे जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, उसे बचाना होगा। यानी सिविलाइजेशन को खत्म करने की परिस्थिति तक में यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 तारीख को दी थी। और उसकी आखिरी लाइन थी, अब और मौत नहीं, अब और विनाश नहीं। अमेरिका का यह रुख इजराइल की ताकत को बढ़ाता चला गया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अब ईरान की जनता ही तय करे कि क्या वह मौजूदा वक्त में जिस इस्लामिक रिजिम के तहत है उसे वो पलटना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के भीतर से लगातार हमलों का होना और जो मारे गए वैज्ञानिक और कमांडर्स थे, उनको लेकर ईरान की तरफ से जब यह कहा गया कि दरअसल हमें पता है यह इजराइल की ताकत नहीं बल्कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें बहुत लैप्सेस हैं और उसके भीतर बहुत सारी दरारें हैं। एक बार ये लैप्सेस और दरारें खत्म हो गई तो उसके बाद हम असल जवाब देंगे। और इन्हीं सबके बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, हम परमाणु अप्रसार संधि को खत्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। मामला इतना बड़ नहीं था, मामला तो उससे आगे इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया तो अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका के साथ जो विरोध करने वाले देश थे उसमें 12 देश थे, लेकिन उनकी कोई हैसियत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी की नहीं है। उसमें फिजी है, उसमें पलाऊ है, उसमें टोंगो है, उसमें
पपुआ हिंगुना है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इन सब के बीच 19 देश ऐसे भी थे जो एब्सेंट हो गए, यानी वोटिंग में शामिल हुए ही नहीं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश भारत था। लेकिन अमेरिका जो सोच रहा था उसमें यूरोपीय यूनियन अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़ा था, नाटो कंट्रीज अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़ी थी, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सवाल वहां से भी उठकर आ रहे थे। यानी क्वाड के भीतर भी एक दरार इजराइल के हमले को लेकर शुरू हो गई। और इन सब के बीच ईरान को जो अलग थलग करने की सोच थी उसमें ईरान अलग थलग खड़ा नहीं हो पाया। और उसके बीच जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था उसमें भारत की अहमियत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, या उस पर दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत एकमात्र देश था जो दुनिया के भीतर जो भी फैसले इजराइल के खिलाफ हो रहे थे उसमें भारत कहीं नजर नहीं आया। इजराइल का उसने समर्थन किया। यह अलग मसला है कि आज साइप्रस में प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसको हम सुनाए, उससे पहले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दरअसल 48 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्या लिखा जो लगा एक झटके में वाह कवि हो गए हैं और समझौता चाहते हैं। यानी 13 तारीख को धमकी और 15 तारीख को उन्होंने लिखा ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए और वे समझौता करेंगे जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ करवाया। और उस स्थिति में अमेरिका के साथ वह ट्रेड का उपयोग करके जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो उत्कृष्ट नेताओं के साथ कार्यों में कारण, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है तो तुरंत निर्णय लेने और रोकने में सक्षम होंगे युद्ध को। ये दो नेता कौन है? नेतान्याहू और सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। जो यानी धमकी से डील की तरफ बढ़ते हुए ट्रंप के कदम यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे कार्यकाल के दौरान, जो मेरा पहला कार्यकाल था, उस दौर को याद कर लीजिए। सर्बिया और कोसोवो के बीच कई दशक से चल रहा संघर्ष गर्मागरम और भारी था और यह सब कुछ चल रहा था और वह युद्ध में बदलने को तैयार था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। हालांकि उसके बाद बाइडेन ने स्थितियां बिगाड़ी, लेकिन मैंने रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने मिस्र और इथोपिया को याद किया और लिखा उसमें कि दरअसल यह एक विशाल बांध को लेकर उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसका प्रभाव शानदार नील नदी पर पड़ रहा था। मेरे हस्तक्षेप के कारण कम से कम अभी तो शांति है और इसी तरह शांति बनी रहे। और इसकी बाद की लाइन वो लिखते हैं, धमकी से हटकर इसी तरह हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। के बाद आखिरी लाइन लिखते हैं, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, यानी एक बार फिर मध्य पूर्व को महान बनाएं। 48 घंटे के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन, तो क्या यह ईरान की ताकत है, इजराइल का बड़बोलापन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सोचा था, जिस तर्ज पे सोचा था, दुनिया को देखने का नजरिया था, क्या वो सब कुछ मटिया मेट हो गया? और इन परिस्थिति में सिर्फ इजराइल और ईरान के भरोसे दुनिया अमेरिका की तरफ और ट्रंप की तरफ सिर्फ नहीं देखेगी, बल्कि नए रास्ते तलाशने की दिशा में वह बढ़ चुकी है, जो आपको G7 से पहला उभार खुले तौर पर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।